दिन है नया, बात है पुरानी, जारी है अपर सर्किट की कहानी। दोस्तों, वो जो बाउंस आया है सपोर्ट लेवल से, वो तो पार्टी चल ही रही है, लगातार अपर सर्किट लग ही रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, और आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जहां आप अपने प्रश्न पूछते हैं डिफरेंट शेयर्स के बारे में, और मैं जो है उनकी एनालिसिस करता हूं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनआईएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, कल एक बड़ा एक्शन हुआ है ना। आप लोग काफी इस बारे में बात करने के लिए कह रहे थे कि ब्लॉक डील हुई, जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, काफी कुछ हुआ। और कल एक चीज और देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि कल जो है कुछ समय तक नॉर्मल ट्रेडिंग भी हुई। एक नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक ट्रेडर जो है वो जब चाहे बेच सकता है, जब चाहे खरीद सकता है। तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो एक ट्रेडर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेडर जो है वो मार्केट को लिक्विडिटी देंगे, जिससे स्टॉक के लिए वो ठीक माना जाता है। तो कल क्या हुआ, मैं एनएसई की बात कर रहा हूं। कल 7.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हुए, काफी तगड़े वॉल्यूम्स हुए। तकरीबन जो है 34% के आसपास की जो है वो डिलीवरी उठी, यानी जो डिलीवरी थी वो 34% के आसपास। यानी कि अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो कितनी डिलीवरी उठी, कितने शेयर्स की, तो यहां पर जो है 7.5 करोड़ ओवरऑल है, और यहां पर जो है 234% की डिलीवरी उठी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज जो है वो तकरीबन 2.55 करोड़ की डिलीवरी उठी। तो डिलीवरी कितनी उठी? 2.55 करोड़ शेयर की डिलीवरी उठी। यहां पर जो है एक जबरदस्त चीज जो हुई थी कल, आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया। स्टॉक ऊपर खुला, कुछ खबरें थी, खबरों के कारण जो है नीचे गया, कुछ सेलर्स आए, पैनिक सेलिंग हुई, लेकिन वापस भाव अपर सर्किट में बंद हुआ। अब जो है कल आप लोगों ने एक सवाल पूछा है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं उसको, कि कल जो ब्लॉक डील हुई थी 10 करोड़ के आसपास की एक ब्लॉक डील हुई थी। तो आप लोगों ने पूछा है कि मतलब ये ब्लॉक डील मतलब क्या है। देखिए, ब्लॉक डील जो है वो एक तरीके से होता है कि दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट है कि भाई मैं इस प्राइस में बेचूंगा, तो दूसरा बोलता है मैं तो इस प्राइस पे खरीदूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है, ये जो डील होती है, इसे ब्लॉक डील क्यों कहते हैं? पहली चीज, यहाँ कुछ नियम होते हैं कि कम से कम 5 लाख से ज्यादा शेयरों का सौदा हो, या फिर जो है बड़ी क्वांटिटी कुछ करोड़ में हो, ओवरऑल वैल्यू जो डील की। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। दूसरी जो चीज है, ब्लॉक डील नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं होती। यानी कहने का मतलब जो है, ट्रेडिंग आवर से मान लीजिए कि किसी ने जो है और सेल ऑर्डर किया और एक ने बाय ऑर्डर किया, तो वो सीधे सीधे ब्लॉक डील में नहीं होती। ब्लॉक डील का जो है वो शुरुआती आधे घंटे में जो नियम है, एक अलग विंडो होता है जहां दो जो पार्टी है, बायर और सेलर, वो आपस में जो है एक जो रूल्स हैं एक्सचेंजेस के, वो एक डील करते हैं। अगर दोनों तैयार है इस प्राइस पर तो वो ब्लॉक डील होती है। वो 30 रुपए के आसपास के भाव पे कल ब्लॉक डील हुई थी, 10 करोड़ के आसपास की। तो किसी ने बेचा, किसी ने वहां पर खरीदा। यहाँ पर ब्लॉक डील बेसिकली क्या, अब आपको समझ में आ ही चुका है, और बहुत लोगों को पता भी है ये चीज कि ये जो है एक एग्रीमेंट है जो कि नॉर्मल नहीं है। ये नहीं कि ट्रेडिंग में ऐसे हम ऑर्डर पंच कर देते हैं, सीधे ट्रेडिंग आवर्स में नहीं, थोड़ा सा अलग से होती है डील एक पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है, तो यहां पर अब जो है आज के एक्शन की बात करते हैं। अब आज जो है फिर वही हुआ जो हो रहा है, जो हमारा जो सपोर्ट था जिससे बाउंस की हम बात कर रहे थे, जो 26-28 का सपोर्ट था, उसके निचले स्तर से जो बाउंस आया था 26 रुपए से, आज जो है वहां से 4 अपर सर्किट लग चुकी है। प्राइस जो है तकरीबन 20% भाग चुका है। अभी जो वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त जो भाव है, मैं एनएसई की बात कर रहा हूं, हर बार की तरह वो 31.60 है।
प्राइस कितना है 31.60 यानी 32 के आसपास का भाव जो है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अब जो है रिजल्ट्स करीब आ चुके हैं, परसों ही रिजल्ट्स हैं, फ्राइडे को देखना होगा रिजल्ट दिन में आते हैं या फिर रिजल्ट शाम के टाइम आते हैं। दिन में आए तो मार्केट उसी समय रिएक्ट कर जाएगा ऊपर नीचे जो भी है, वरना मंडे को रिएक्ट करेगा। एक अच्छी चीज कुछ दिनों से हो रही है कि धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग भी कुछ समय के लिए हो रही है। इसे ट्रेडर्स को भी आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स को क्या चाहिए, उनको तो बस मनचाहा एग्जिट और एंट्री मिल जाए, उन्हें सर्किट में बड़ा दिक्कत होता है। तो यहां पर ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज हो रही है कि अब ये जो है नॉर्मल ट्रेडिंग की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आया अभी, जो आप लोगों ने कहा है कि सर वो समस्या फिर से आ रही है कि जो है हम ना सेल कर पा रहे हैं ना बाई कर पा रहे हैं अपने शेयर्स को, जो आलोक इंडस्ट्रीज के हैं, तो क्या करें। देखिए, एएसएम लिस्ट के बारे में जो चर्चा हमने की थी, तो एएसएम लिस्ट में अभी भी आलोक इंडस्ट्रीज है और उसका नियम बड़ा साफ है कि ये जो शेयर्स लिस्ट में रहते हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध रहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स जो हैं वहां पर जो है वो लोग कुछ उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस रहती है, प्रतिबंध या पाबंदी टाइप की रहती है कि वो कुछ समय के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ब्रोकर भी जो है उन्हीं में से है तो ये समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये एएसएम लिस्ट से स्टॉक निकल जाएगा। 2018 के आसपास एएसएम लिस्ट आई थी, आपको याद है, मैंने बताया भी था, और एएसएम लिस्ट से स्टॉक निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसी में रहते हैं। जैसे ही नॉर्मल ट्रेडिंग चालू होगी कुछ ही समय में एएसएम लिस्ट से तो स्टॉक निकल जाना चाहिए। नहीं तो आप अपने ब्रोकर से भी, जो पर्टिकुलर ब्रोकर है, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं कि क्या समस्या है और भी कुछ बात है क्या। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, कुछ ही लिमिटेड ब्रोकर्स है जहां ये समस्या हो रही है, बाकी जो है वो सबका अलग अलग जो रूल है। ठीक है, अब जो है यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम रिजल्ट्स के करीब आते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अगर प्रॉफिट जो है बुक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है रिजल्ट से पहले ही आ जाए या रिजल्ट्स के बाद आ जाए, क्योंकि अब जो है हम वहां जाते जा रहे हैं जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। रेजिस्टेंस लेवल, कौन सा लेवल, 35-37 का रेजिस्टेंस लेवल। हम जो हैं वो 32 के आसपास तो पहुंच चुके हैं। मैं फिर से एनएससी की बात कर रहा हूं, तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस के आसपास आते जा रहे हैं, 35-37 का जो रेजिस्टेंस है, संभावनाएं बढ़ती जा रही है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ट्रेडर्स के द्वारा और कहीं ना कहीं जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा भी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना मेरी नजर में अधिक दिख रही है। इस लेवल के आसपास 32 आई गया है, हो सकता है कल ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या परसों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक के अच्छे दिन आने की शुरुआत फिर से हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं बड़े रेजिस्टेंस से टकराएगा, वो भी आपको पता ही है। तो दोस्तों, अब जो है आपका जो फेवरेट सेगमेंट है वहां आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो पहला जो स्टॉक जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आपने कहा है, एयरटेल का स्टॉक। देखिए, टेक्निकली स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, मतलब टेक्निकली बहुत मजबूत स्टॉक है। चार्ट्स पर आप देखिएगा तो एक बहुत ही तगड़ा चार्ट है इसका। टॉप अगर 10% वैसे स्टॉक जिनका चार्ट तगड़ा है उनमें से एक एयरटेल भी है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये एक रेंज में चल रहा है, जो मैंने देखा ये 550 से 580 की रेंज में चल रहा है। एयरटेल का स्टॉक 550-580 ये रेंज है। ये रेंज को जैसे ही तोड़ेगा एक तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे, एक 40-50 पॉइंट की तीखी मूव आने की संभावना है। अगर ऊपर तोड़ा और टिक गया एक दिन, यानी कि क्लोजिंग दी इसने डेली और वीकली क्लोजिंग दी थी, तब तो मजा ही आ जाएगा। तब तो ये 600-650 भी जा सकता है। या फिर अगर इसने नीचे का लेवल तोड़ दिया, ये जो 550 का लेवल है रेंज का, तो एक दिक्कत क्या आएगा कि ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं 500 का सपोर्ट जोन भी छू सकता है। तो एक क्रूशल जंक्शन पे है, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये रेंज किस तरफ टूटेगी। जिस तरफ भी टूटेगी एक ठीक ठाक मूव आने की संभावना है।
फंडामेंटली आपको पता है इनके आरपूस बढ़ गए हैं। आरपूस क्या होते हैं? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। पहले इनके आरपू जो थे बहुत घट गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जियो जो आया यहाँ पर, उसने जो काफी दिक्कतें दी इन लोगों को, इससे इनके जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी एक आदमी से कितना जो रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं वो काफी घट गई थी। पर अब आरपू जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी फंडामेंटली ठीक है। तो धीरे धीरे आरपू बढ़ते जा रहे हैं और इनके बढ़ने की संभावना भी है, तकरीबन 200 तक भी जा सकते हैं आरपू। तो फंडामेंटली यही कारण है कि स्टॉक 300 से डबल होके 600 आ गया है। लेकिन एक ही चीज है, थोड़ा कॉशियस इसलिए रहना है कि प्राइस डबल हो चुका है, भाव में काफी कुछ है, लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस एक ही चीज कहती है, अगर रेजिस्टेंस टूट गया 580 के ऊपर चला गया तो ऊपर भागेगा चाहे जो भी हो। लेकिन अगर जो है रेंज नीचे तरफ टूटा 550 के, तो फिर 500 आने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली ठीक है, बिल्कुल ही मतलब अच्छा ही माना जाएगा अभी तक। दूसरा जो सवाल है स्पाइस जेट के ऊपर है, तो देखिए बिल्कुल सिमिलर जो स्टॉक है इंडिगो, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो स्पाइस जेट के भी हालात कुछ उसी प्रकार के हैं। मैनेजमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समय जो है अभी कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है ये भी आपको पता है, कोरोना वायरस के कारण। लेकिन एक चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है ये कुछ समय बाद जो है मुझे जैसा लग रहा है कि स्थिति परिवर्तित हो सकती है। यहां पर जो है ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जो है 35 का जो सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट बच जाता है तो काफी संभावना है कि ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो इसका 40-45 कुछ उसके आसपास ही है, तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। ये स्टॉक कुछ बड़ा करने के मूड में, इतना मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 48 से 52 के रेंज में चल रहा है। स्पाइस जेट की बात मैं कर रहा हूं, 48 से 52 की रेंज में कुछ चल रहा है। अगर इसने रेंज तोड़ा नीचे की तरफ, ये 48-52 के कुछ रेंज में चल रहा है स्पाइस जेट, इसने रेंज तोड़ा अगर नीचे की तरफ और मार्केट में गिरावट आई तो ये गिरेगा, तीखा गिरेगा, मार्केट से ज्यादा गिरेगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आए, जैसा कि इंडिगो में मैंने चर्चा की थी, कुछ फंड इन्फ्यूजन, या मान लीजिए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो खबर आ रही है कि उसका काफी सफलता मिल गई है, कुछ अच्छी न्यूज आ जाए यहां पर, तो संभावना है कि ये 52 का रेंज जो है टूटेगा और ऊपर के तरफ भी जा सकता है। तो काफी क्रूशल जंक्शन पे है स्पाइस जेट का स्टॉक। अब जो है अबॉट इंडिया के बारे में आपने चर्चा करने के लिए कहा, तो अबॉट इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली भी जो है इस तरीके के स्टॉक्स को मार्केट काफी अच्छे से वैल्यू करता है, काफी ज्यादा इज्जत करता है। और ये जो है करेक्ट भी कर चुका है, तकरीबन जो है 15-20% ऊपर से करेक्ट भी कर चुका है। तो संभावना है कि अगर ये यहां से अपना जो 14,000 के आसपास कुछ जो सपोर्ट है इसका, ये अगर बचा लेता है सपोर्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1400 या 14,000 कुछ है, मुझे थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग चार्ट पे देखिएगा, वहां आसपास एक सपोर्ट है। जस्ट अभी का जो प्राइस है उससे 5-6% नीचे ही सपोर्ट है। अगर ये बचा लेता है तो संभावना है कि ये बाउंस करेगा। देखिए फंडामेंटली इस तरीके के स्टॉक्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये हमेशा जो है वो 10-15-20% की बाउंस पे एक्युमुलेट करते हैं, धीरे धीरे लेते हैं। अबॉट इंडिया टाइप के, सनोफी हो गया, यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है फंडामेंटली अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो ये नीचे धीरे धीरे लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये हमेशा तकरीबन पैसे बना के देते हैं इन्वेस्टर्स के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अबॉट इंडिया प्राइस एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। ये प्राइस जो है ये ऊपर से 15-20% गिरा है, ये तो मैंने देखा, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक और जो स्टॉक इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपने कहा है, मुथूट फाइनेंस। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली भी गजब है, मतलब टॉप 5% जो स्टॉक जो एकदम अपने हाईज पे चल रहे हैं, हाईज नया हाई लगा रहे हैं, उनमें से एक है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही है, बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली,
भाव बहुत ऊंचा है, थोड़ा सा जो है इसे ठंडा होने दीजिए, कूल ऑफ हो, थोड़ा गिरे 10-15-20% मार्केट करेक्शन में या किसी और कारण से, तो लेने में जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके बनस्बत जो मुनाफा मिल सकता है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुथूट फाइनेंस स्टॉक में कोई कमी नहीं है। टेक्निकली जो स्टॉक स्ट्रांग होते हैं वो क्षमता रखते हैं ऊपर जाने की, लेकिन एक इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी जो है या मीडियम टर्म इन्वेस्टर को थोड़ा सा जो है वो सेफ्टी लेके देखना चाहिए कि जब थोड़ा आपको नीचे मिल जाए। 800 आसपास लेने वाला लेवल था जब इसने ब्रेकआउट लिया था, लेकिन अब तो काफी ऊपर चला गया है। अब अगर 10-20% नीचे गिर जाए तो फिर लेने में ठीक रहेगा। इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, इनको वायरस का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, इनको तो वायरस से उल्टा फायदा हुआ है। जैसे कि एयरटेल को जो है वायरस से फायदा हुआ है, इनको भी फायदा ही हुआ है। जो मुथूट फाइनेंस, इनको कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है। यहाँ पर दिक्कत किसको है? स्पाइस जेट को है, उन्हें समस्या हुई है यहाँ पर वायरस की। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके प्रश्नों के सवाल के जवाब यहाँ दिए जाएं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, तो आप लिख सकते हैं। और आप टाइम फ्रेम भी बताइएगा कि मतलब लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो भी है, क्योंकि दिक्कत होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आदमी जो है अलग सोच रहा है, होता है शॉर्ट टर्म में चार्ट काफी कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेवल होता है एक्युमुलेट करने का। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और जो है डिस्क्लेमर आपको पता है कि कृपया जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क लेकर कहीं कोई फैसले लें। यहाँ पर जो है शेयर बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है। ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन दबा के ऑल क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।